नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी के सीरीज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का इतिहास। इससे पहले हमने कक्षा 6, 7 और 8 का इतिहास समाप्त कर दिया है। उसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना चैप्टर शुरू करें, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आज हम पढ़ेंगे जो पूरे विश्व में चरवाहे थे, ठीक है, उनके बारे में। आखिर उनका जो जीवन था वो कैसा था, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये देखिए, एक तस्वीर है उन चरवाहों की, ठीक है, जो ये यहाँ दिखाया गया है। ये जो तस्वीर है दोस्तों, बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। जाड़ों में यह बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ी की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। मानसून जो होता है इन चारागाहों में घनी हरियाली ला देता है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, आपको हरियाली अगर देखनी है तो मानसून का होना ज़रूरी है। जब मानसून का समय आता है तो आप देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वही बात ये कह रहा है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इस अध्याय में आप घुमंतू चारवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देखिए, देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चारवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। आपने देखा होगा, जो चरवाहे होते हैं या तो बहुत सारी भेड़ों के साथ, बहुत सारी बैलों के साथ, भैंसों के साथ, ऐसे चरवाहों को आप देख सकते हैं। मतलब एक साथ वो लेकर निकलते हैं और अपना बोरिया, बिस्तर, खाना पीना सब कुछ लेकर निकलते हैं। जो भेड़ पालने वाले होते हैं, देखते हैं एक साथ 200 भेड़ें होती है उनके पास, और वो लोग निकल जाते हैं। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, मतलब जहाँ मिल गया बसेरा, वहीं रहने की जगह, वहाँ रह लिए, फिर आगे बढ़ गए। चारवाहा जो होते हैं वो किसी टोली के पास भेड़ बकरियों या रेवड़ का झुंड होता है। देखिए, जो चारवाहे होते हैं इनके पास क्या होता है, आखिर भेड़ बकरियां जो होती हैं इन्हीं का तो झुंड होता है। ये उन्हीं के साथ रहते हैं। इनकी जो टोली होती है इन भेड़ बकरियों के झुंडों के साथ चलती हैं। तो कुछ झुंड ऐसे भी होते हैं, कुछ टोलियां ऐसी भी होती हैं जिनके पास ऊँट या मवेशी रहते हैं। जाहिर सी बात है, या तो चारवाहों के पास भेड़ बकरियों का झुंड होता है, या ऊँटों का होता है, या मवेशियों का होता है। मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर वे कहाँ से आए? आप देखते हैं ना कि बहुत सारे भेड़ों को लेकर चरवाहे, पता चला कोई खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर बहुत सारी भेड़ें दिखाई दे रही हैं। लोगों ने टेंट लगा के, तंबू लगा के वहाँ आए और एकदम से रुक गए। एकदम से आपने देखा, सोचा अरे यार ये कहाँ से आ गए, होता है ना, और कहाँ जा रहे हैं। तो वही चीज़ कह रहा है। क्या आपको पता है कि वो कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या है, और आखिर उनका अतीत क्या था? आखिर वो लोग एक जगह टिक कर क्यों नहीं रहते? और ये लोग जो घुमंतू चारवाहे हैं, जो हमेशा घूमते हुए दिखाई देते हैं, एकदम से आते हैं एकदम से चले जाते हैं, आखिर ये लोग अपनी जो ज़िंदगी है उसको चलाते कैसे हैं? उनकी आमदनी का जो साधन है वो क्या है? आखिर वो पैसे कैसे कमाते हैं? देखिए, जो चारवाहे हैं उनकी इतिहास की पुस्तकों में बिरले ही जगह मिली है ना। अगर इतिहास में चारवाहों के बारे में आप देखेंगे तो बहुत कम जगह मिली है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योग के बारे में ही पढ़ते हैं। आपने कभी चारवाहों के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। आप चाहे इतिहास पढ़ लीजिए या इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र जो है उसको भी आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि आखिर किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उस किस चीज़ पे डिपेंड है। या तो लोग कहते हैं कृषि पे या उद्योगों पे। कभी कभार इन कक्षाओं में
कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चारवाहों के बारे में पढ़ने लिखने का ज़्यादा कुछ तो मिलता ही नहीं है। देखिए, कभी कभी आप लोग जो कारीगर होते हैं उनके बारे में तो पढ़ लेते हैं, या कृषि के बारे में पढ़ लेते हैं, उद्योगों के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ये चारवाहे हैं इनके बारे में आप कभी कभार ही पढ़ पाते हैं। मानो उनकी जो ज़िंदगी है उनका कोई मतलब ही नहीं है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि वैसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया जो है वहाँ पे इनकी कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो, वे लोग हमारे बीच के न हो। लोगों का ऐसा मानना है कि मान लीजिए वो लोग, ऐसा लगता है कि वो आधुनिक दुनिया के में उनकी कोई भागीदारी ही नहीं है, उनका जो दौर था वो बीत चुका है। इस अध्याय में आप देखेंगे भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चारवाही का कितना महत्व है। यहाँ आप लोग जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों में किस तरह सामना किया है। देखिए, उपनिवेशवाद जो था उनका इन लोगों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इन समुदायों ने आधुनिक समाज का इतना ज़्यादा प्रेशर झेला और उनके दबावों का इतना सामना किया कि भाई इनकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से तबाह हो गई। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के जो चरवाहे हैं उनकी ज़िंदगी का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं घुमंतू चारवाहे और उनकी जो आवाजाही है उसके बारे में। ठीक है, ये दिया है ना, घुमंतू चारवाहे और उनकी आवाजाही। सबसे पहले हम भारत के बारे में पढ़ते हैं और पहाड़ों में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़े रखते हैं, यानी बड़ी बड़ी झुंडे रखते हैं। इन समुदाय के अधिकतर लोग अपनी मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहाँ के होकर रह गए और यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती थी तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते थे। देखिए, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसीलिए वो कह रहा है कि मतलब सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वो और ठंडा होता जाता है और वो बर्फ़ से पूरा ढक जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो उन पहाड़ियों से उतर कर नीचे चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ का डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं और गर्मियों के चारागाहों के लिए इस सफ़र में कई परिवारों का काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, जमी हुई जो बर्फ़ की मोटी चादर होता है वो पिघलने लगती है और चारों तरफ जो है हरियाली छा जाती है। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की जो घास है उनसे मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद जो खुराक होता है वो भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते थे और इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले जो ठिकाने हैं उनकी तरफ यानी नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते थे। जब ऊपर बर्फ़ जम जाता था तो नीचे पहाड़ी की तरफ चले जाते थे। पास के ही पहाड़ों में चारवाहों को एक और समुदाय रहता। देखिए, जो पास की ही पहाड़ी थी, जो पास की पहाड़ियाँ थी वहाँ पर भी चारवाहों का एक समूह या समुदाय बोल लीजिए रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे और अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते
और पूरी गर्मियाँ जो थी लाहौल और स्पीति में बिता देते थे। कहाँ बिता देते थे? लाहौल और स्पीति में। जब बर्फ़ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे और सितंबर तक वे दोबारा वापस नीचे की ओर चल पड़ते थे। वापसी में वे देखिए, जब वापसी आते थे, ठीक है, देखिए वापसी में वे लाहौल और जो स्पीति के गांव थे वहां पे वो लोग एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते थे। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई करके आगे बढ़ जाते थे। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़े वाले जो चारागाह थे वहाँ पर चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियों को लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारगाहों की तरफ रवाना हो जाते। मतलब ये जो प्रक्रिया थी ये हमेशा इनकी चलती रहती थी। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चले, देखें गढ़वाल की ओर। गढ़वाल और कुमाऊं के जो गुज्जर चरवाहे हैं वो सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों यानी बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में आकर यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाहें बदलते रहने की ये चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता है। देखिए ये सर्दी गर्मी के हिसाब से ये लोग हर साल अपनी जगह बदलते रहते थे और ये जो चलन था हिमालय के पर्वत में रहने वाले जो बहुत सारे चरवाहे समुदाय थे उनमें दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। वो भी सर्दी और गर्मियों के हिसाब से स्थान परिवर्तन करते रहते थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह जो था ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली वो ज़िंदगी और उनकी जो ज़िंदगी थी वो लौट आती थी। देखिए ये लोग क्या करते थे, जब एक चारागाह की हरियाली ख़त्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाता था तो वो लोग किसी अन्य चारागाह की तरफ चले जाते थे। इससे ये होता था कि चारागाह की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी वो बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली आ जाती थी। जैसे कि मान लीजिए जो घास उन्होंने खा के ख़त्म कर दिया या नष्ट कर दिया, जब उस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो उस समय फिर वहाँ पे नए घास निकल आएंगे, फिर उनको नए चारा मिल जाएंगे, इसीलिए वो छोड़कर अन्य चारा की तलाश में चले जाते थे। देखिए ये तो पहाड़ों की बात थी। अब देखिए पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में जो चारावाह थे, मतलब वो लोग जो चरवाहा समुदाय था वो कैसे रहता था। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। देखिए धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी जो थी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गड़रिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। ढंगर गड़रिये जो थे बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्धशुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ रहती थी भाई। जहाँ बरसात कम होगा, जहाँ पानी की उपलब्धता कम होगी, वहाँ जाहिर सी बात है कटीली झाड़ियाँ ही आपको देखने की मिलेंगी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी
अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने बाद पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चारावाहों का जो स्वागत है वो दिल खोल कर करते थे। जो कोंकणी के किसान थे वे लोग इन चारावाहों का स्वागत दिल खोल कर करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों की रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। किसान जब अपनी खरीफ की फसल काट लेते थे तो उनको दोबारा खेती के लिए यानी रबी की फसल के लिए मिट्टी को भाई दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। जो ढंगरों के मवेशी थे वो खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रही जो ठूठे होती हैं उनको खाते थे और उनके गोबरों से खेतों को खाद मिल जाता था। कोंकणी किसान ढंगरों की को देखिए, जो कोंकणी के किसान थे वो धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वो वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज जो थे बहुत कम होते थे। भाई वहाँ पर बारिश कम होती थी, मिट्टी उपजाऊ कम थी, तो चावल के लिए तो भाई पानी चाहिए। तो जब पानी नहीं है चावल कहाँ से होगा? तो ये लोग यहाँ से चावल भी लेके जाते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर जो है कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें जो हैं वो गीले यानी बारिश का जो मौसम होता है वो भेड़ होती है इन हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। भेड़ जो होती हैं बारिश के मौसम में नहीं रह पाती हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। यानी कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश में जो सूखे मध्य पठार थे वो भी घास और पत्थरों से भरे पड़े थे। इनमें जो है मवेशियां, भेड़ बकरियों और गड़ेड़ियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वो अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के जो चरवाहे थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। देखिए, जो यहाँ के चरवाहे थे वो लोग मौसम के हिसाब से स्थान परिवर्तन नहीं करते थे, जैसे इसके विपरीत पहाड़ी लोग करते थे। ये लोग क्या करते थे, ये बरसात और सूखे के मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीने में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे वे सिर्फ भैंसों को ही रास नहीं आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे जो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। वे लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में क्या है, अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो बेच जाते थे। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाह की खोज में रहते थे कि उनके जानवरों के लिए अच्छा भोजन मिल जाए। ये देखिए, स्रोत पढ़ लेते हैं। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों से हमें चारावाह समुदायों की ज़िंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी के शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी ज़मीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दुग्ध उत्पाद बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक घर में 7 से 8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उनमें से 2-3 लोग जंगलों में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं। कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुँचाते हैं। ये लिखा था फ्रांसीसी हैमिल्टन बुकानन ने। उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण किया था, तो यात्रा की जो विवरण था उन्होंने अपनी किताब में लिखा था।
देखिए, राजस्थान में रेगिस्तान में रायका समुदाय रहता था। रायका समुदाय जो कहाँ रहता था? राजस्थान के रेगिस्तानों में। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा ही नहीं था। भाई जब रेगिस्तान ही है तो बारिश का क्या भरोसा रहेगा? होती भी थी तो बहुत कम होती थी। इसलिए जो खेती की उपज है हर साल घटती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होता ही नहीं था। इसके चल के रायका खेती के साथ साथ चारावाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गाँव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चारागाह की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। राजाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो चारावाहा समुदाय है उनकी ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें देखिए ये चारागाह समुदाय है, देखिए लोगों ने ऊँट रखा है ना, तो ये लोग देखिए अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, इस तस्वीर के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए ऊँट पालक यहाँ ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। मेले में मारू रायका ऊँटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते हैं। ये देखिए मेला है, यहाँ पर ऊँट बेचने ये लोग आते थे और उन्होंने ऊँटों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया है इस चीज़ को भी यहाँ पर दिखाते थे। आगे देखिए, बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि ये भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से वे नहीं गुजर सकते। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से भी अच्छा संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उन्हें उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चारावाही ये सारे काम करने पड़ते थे भाई। अब आइए देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के ज़माने में जो चरवाहे थे, आखिर उनके जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ। देखिए पहले के लोग यार, जब मोबाइल नहीं था तो ज़िंदगी ऐसी थी। देखिए कितने लोग एक साथ बैठे हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, सब खत्म हो गया। देखिए वंशावली बताने वाले समुदाय का इतिहास बताता है कि इस तरह की जो मौखिक परंपराएं हैं, चारवाहा समुदायों को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से हम ये पता लगा सकते हैं कोई समूह अपने अतीत को किस तरीके से देखता है। देखिए ऐसे चराते थे, ऐसे लेके आपने अभी भी देखा होगा, भेड़ जब आती हैं तो ऐसे ये लोग झुंड में लेके आते हैं और ये चलते जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इनका घर कहाँ है? कभी नहीं सोचा होगा आपने। देखिए औपनिवेशिक शासन और चारवाहों का जीवन के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान चारवाहों की ज़िंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह जो थे वो सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगीं और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों में भी बहुत बुरा असर पड़ा। जो हस्तकला थी उन पे भी अंग्रेज़ों ने कंट्रोल। भाई जब औद्योगिक क्रांति हो गई, मशीनें आ गई बड़ी बड़ी, तो जो हाथ से बनी वस्तुएं थीं अब वो किसको चाहिए थी? किसी को नहीं चाहिए थी। आगे देखिए, तो इससे भी इनको नुकसान हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों की खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। देखिए जो चारागाहों के लिए मतलब चरने योग्य जो ज़मीनें थी, अंग्रेज ये चाहते थे कि इस पर खेती हो, तो वो खेती में बदल देते थे। ज़मीन से मिलने वाले जो लगान था उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था, क्योंकि भाई कृषि से ही अंग्रेज़ों को लगान मिलता था और लगान का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो क्या था? कृषि था, खेती था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इसमें जूट यानी पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतिहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी, यानी डिमांड थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में
नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलती थी और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतिहर जमीनों को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गईं और इस ज़मीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चारागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से जो चारागाह था वो सिमटने लगे और जो चरवाहे थे उनके लिए नई समस्या पैदा होने लगी। दूसरी बात, ये तो मान लीजिए पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी? 19वीं सदी के मध्य तक आते आते जो देश के विभिन्न प्रांत थे उनमें वन अधिनियम पारित किए जाने लगे, यानी वनों के लिए कानून बनाए जाने लगे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चारावाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चारावाहों को चारावाही के लिए कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन जो उनकी आवाजाही थी उस पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जो जंगली पौधे और पेड़ों की जो नई कोपलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चारावाहों के रेवड़े छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की जो बढ़त है वो रुक जाती है। वन अधिनियम ने चारावाहों की जिंदगी ही बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुत बहुमूल्य चारे का स्रोत था, यानी साधन था। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां पर भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से ही तय होती थी और वो जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना हो, घास कितनी भी क्यों ना हो, चारों तरफ घनी हरियाली क्यों ना हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वो कानून कब जो कानूनी रूप से वो लोग कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वो समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाता था। ये तो दो बात हो गई। अब तीसरी बात देखिए, तीसरा कारण क्या था? अंग्रेज अफसर जो थे वो घुमंत किस्म के जो लोग थे उनको शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें जो थीं बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों, अपने रेवड़ों के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपने रिहायशी यानी अपना स्थान बदलने वाले चारागाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँवों में रहे, उनकी रिहायशी और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिककर रहते हों। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था, जबकि जो घुमंतू थे उनको अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया और इस कानून के तहत जो दस्तकार थे, व्यापारियों और चारवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। देखिए, उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने के हुक्म सुना दिया गया, यानी फरमान जारी कर दिया गया कि आप लोगों को कुछ गांव और बस्तियां जो सूचित की गई थी, अधिसूचित मतलब जिसका अंग्रेजों ने चुना था इनके रहने के लिए, और इनको आदेश दे दिया कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा।
जो ग्राम्य पुलिस है यानी गांव की जो पुलिस है उन पर सदा नजर रखेगी यानी रखने लगी। और चौथी बात जो थी, ये तो मान लीजिए तीसरा कारण था, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की जो चीज़ें थीं, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चारवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चारवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चारावाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दरें तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 80 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वो जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चारवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चारवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चारवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चारवाहे के साथ कितने जानवर हैं, उससे कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। उसके बाद देखिए आखिर इन बदलावों से चारवाहों की ज़िंदगी पर किस तरह से चारवाहों की जो ज़िंदगी तो प्रभावित हो रही थी। देखिए इन चीज़ों की वजह से चारागाहों की क्या हुआ, गंभीर कमी पैदा हो गई। अब जगह जगह टैक्स लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई, तो भाई चारागाह कहाँ से रहेंगे, कमी हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध जो इलाका था वो कम होने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़ेड़िए और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगल में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चारागाहों में चरने वाली जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चारवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक एक ही इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चारावाहों को आवाजाही पर लगी बंदिशों के कारण क्या कर दिया मैंने, देखते हैं। अब एक और दिन अकेले ना बिताए, चढ़े भारत की नंबर 1 ऐप से और देखे दिल। इन चीज़ों की वजह से जो चारागाहों की कमी पैदा हो गई। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को कहाँ पहुँचा था मैं, देखिए लेकिन चारागाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों के कारण क्या हुआ, आगे दिया है, यहाँ पढ़ लिए थे हम लोग। और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से जो चारागाहों का स्तर था वो गिरने लगा, वो कम होने लगा। जानवरों के लिए चारा जो है कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। जब भाई खाना नहीं मिलेगा तो मरेंगे ही। अब देखिए आखिर चारावाहों ने ये जो बदलाव थे उनका मुकाबला कैसे किया, उनका सामना कैसे किया। इन बदलावों पर चारावाहों की जो प्रतिक्रिया थी कई रूपों में सामने आई। कुछ चारावाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चारावाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे हैं, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं।
इसी समय खेतों को खाद की भी ज़रूरत रहती है, जो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र से मिल जाती है। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेती या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इन सब के बावजूद चरवाहों ने न केवल जो चरवाहे हैं वो आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। जब भी किसी इलाके में चारागाहों में उनके दाखिल पर रोक लगा दी जाती, वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवट छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारी परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं, देखिए बहुत सारे परिस्थितिक विज्ञानी जो हैं वो मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चारावाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए नए तौर तरीके ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का धारा बदलने पर मजबूर कर दिया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने आखिर क्या रास्ते अपनाए? देखिए, अभी तक तो हमने पढ़ा था भारत के जो चरवाहे थे उनके बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अफ्रीका में जो चरवाहे हैं उनका जीवन कैसा था। देखिए, आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चले, जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहों की आबादी रहती है। ना चरवाहों की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो कहाँ है? अफ्रीका में। आज तो अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह चारावाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मशाई, शुमाली, बुरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधित काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से देखिए, कुछ लोग जो हैं वो जो चरवाही से होने वाली मामूली सी आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई और भी धंधा कर लेते हैं। अगर चरवाही से उनका घर नहीं चलता है तो लोग अलग अलग धंधे भी कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। आखिर ये बदलाव क्या थे? देखिए, ये मसाई लैंड जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो पहाड़ है किलिमंजारो का पहाड़ है और ये मसाई लैंड है। आगे देखिए, इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आखिर ये परिवर्तन कैसे हुए उनके जीवन में देखते हैं। चलिए, इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल इनकी ज़मीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियाँ थोप दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके जो सामाजिक संबंध है वो भी एक नई शक्ल के रूप में ढल गए। देखिए, आखिर क्या हुआ इनके साथ। चारागाहों का आखिर हुआ क्या? देखिए, मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मार काट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में
तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश, कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। देखिए 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेती में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उल्टा हो चुका था। अब किसान इन पर भारी पड़ने लगे थे। ठीक है, आगे देखिए। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चारावाहों का आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेनगेटी नेशनल पार्क का 14,700 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। देखिए ये मसाई है, मसाई चारागाह, उसके बारे में देखिए क्या लिखा है। घास के बिना पशु, मवेशी, बकरियां और भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चारागाहों के परिवार और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शिलिंग था, लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर। किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाप रे बाप, देखिए ये देखिए, ये मसाई समुदाय के लोग हैं, किस तरीके से अपने गाय बैलों को चराने के लिए लेके जा रहे हैं। मसाई नाम यह शब्द से निकलता है। देखिए मसाई नाम जो है वो माँ शब्द से निकला है। कितना प्यारा शब्द है। माँ यानी साई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चारावाह समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। अर्ध शुष्क विषुववृत्तीय इलाके में सूखे हालात सामान्य हैं। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। देखिए यही दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। ये देखिए एक और साधन दिया है हमें इनके बारे में जानने का। अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चारावाहों की को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओको लैंड चारवाहे परंपरागत रूप से काओको लैंड और पास में ही स्थित ओबामो लैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त और जो अन्य वस्तुएं थी उनको बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया। नामीबिया स्थित काओको लैंड जो है, वहाँ के जो घुमंतू पशुपालक थे उनकी शिकायतें थी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं बेच सकते, ओबामो लैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है, हम लंबे समय तक
ओबाम्बो लैंड में रहे हैं। हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद हैं। ये सीमाएं हमें मार दे रही हैं, जीना मुश्किल है। आगे देखिए, और भी थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस वालों को चरवाहों के आने जाने पर नज़र रखने और उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। नामीबिया में काओकोलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही निर्देश दिया था। जब तक कोई बहुत खास हालात पैदा न हो जाए, तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी न किया जाए। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर कंट्रोल लगाना और उन्हें काबू में रखना है। इसलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालत में जारी न किए जाए। कितना परेशान करते थे अंग्रेज। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके में दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी और मवेशियों का पेट भरना एक अस्थायी समस्या बन गई। देखिए, सरहदें बंद हो गई, यहाँ दिया है। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते। देखिए, 19वीं सदी में क्या होता था, जो चरवाहे थे वो चारे की तलाश में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। जैसे भारत में लगा रही थी, वैसे अफ्रीका में भी होने लगा। मसाइयों की तरह अन्य चारावाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को बाहर नहीं ले जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह के बाधाओं का सामना करना पड़ता था। परमिट लेने के लिए भी उन्हें तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चारावाहों को गोरे के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाले मानते थे। उनकी नज़र में ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए इन गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो सहारा था। इनके भरोसे ही तो ये लोग ये सारा काम करते थे। नई सरहदों ने चारावाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदी और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चारावाही और व्यापारिक दोनों तरह की जो गतिविधियां थी उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी करते थे, यानी व्यापार भी करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका जो व्यापार था वो बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन उस पर तरह तरह के अंकुश जो है जरूर लगा दिए गए थे। तरह तरह के रोक उन पर जरूर लगा दी गई थी। देखिए, जब चारागाह सूख जाते हैं तब क्या होता है। सूखा दुनिया भर के चारावाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती, चारागाह सूख जाते हैं। भाई, जब बारिश नहीं होती तो आपको पता है सूखा ही नहीं पड़ता, खेती भी नहीं हो पाती यार। अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी की संकट पैदा हो जाती है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे जो हैं घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं। देखिए, उनको मजबूरी में ऐसा होना पड़ता है भाई। मान लीजिए एक जगह जब सूखा पड़ जाएगा तो जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनको भोजन तो चाहिए। अब जो ये चारावाह समूह के लोग हैं उनको इसी कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में लेके जाते थे।
वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं, खाली ये घुमंतुओं की वजह से। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि वे लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जाते थे जहां उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। भाई खाना नहीं मिलेगा तो तरह तरह की बीमारियां होंगी ही। 1930 की जांच से पता चला कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी और 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 34 में पड़े अकाल में केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधा से जो ज़्यादा जानवर थे वो मर चुके थे। केवल ये जो 2 साल का सूखा पड़ा यार, वो जो अकाल पड़ा, उनमें लगभग जो जानवर की जो मवेशियों की संख्या 7,20,000 थी और भेड़ों की संख्या 8,20,000 थी, ये आधे से भी कम हो गई। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई यानी कम होती गई, वैसे वैसे सूखे के दुष्परिणाम यानी भयानक सूखे पड़ने लगे। भयानक अकाल का रूप देखने को मिलता है। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चारावाहों के जानवरों की जो संख्या है वो, भाई इतना भयंकर सूखा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है जब जानवर मरेंगे तो उनकी संख्या में गिरावट आएगी। तो चारवाहों के जो जानवर थे उनकी संख्या में भारी गिरावट आती गई। देखिए, लेकिन सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। अब देखिए, औपनिवेशिक काल में बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलाव से सारे चारवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन यानी एल्डर और योद्धा वॉरियर्स। वरिष्ठ जन जो है वो शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। यानी जो बड़े लोग थे वो लोग, घर का जो शासन था वो जनता जो थी, इनका शासन जो था वो लोग कौन चलाता था? वरिष्ठ लोग, जो बड़े लोग थे। और ये लोग बात विचार के माध्यम से जो अहम फैसले होते थे उनको समय समय पर सभा द्वारा लेते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। तो जाहिर सी बात है बूढ़े लोग थोड़ी जाके लड़ेंगे। समुदाय की ये लोग रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीनकर लाते थे। जहाँ जानवर ही संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चारावाह समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे ही रहकर काम करते थे। देख रहे हैं, ये योद्धा लोग हैं अफ्रीकी, ये मवेशी छीनने का काम करते थे। मसाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर दिखाई पड़े। उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की जो परंपरागत सत्ता थी वो बहुत कमज़ोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और ज़मीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनसे ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गाँवों में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चारावाही और गैर चारावाही दोनों तरफ की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे।
जो चरवाहे सिर्फ अपनी जानवरों के सहारे ज़िंदगी बसर करते थे, उनकी हालात जो थे वो अलग थे। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों में शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता तो कोई कुछ और करता। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी, उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित जो परंपरागत फर्क था वो पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो, पर बुरी तरह से अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। देखिए क्या था, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहों समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही पर धर्रा बदल दिया है। उनकी जो आवाजाही थी, उनकी आवाजाही जो परंपरागत आवाजाही थी, उसको बदल के रख दिया है। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया, और जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे थे। अब उनके आने जाने पे बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश में नहीं जा सकते थे। फिर भी चारावाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं और राहत, रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रख रखाव और प्रबंधन में भी अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणविदों, पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चारावाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आगे देखिए, ये जयपुर राजमार्ग पर रायका गड़रिये हैं। वो लोग बड़ी संख्या में आने जाने की प्रक्रिया दिखाया जा रहा है यार, और उन्होंने अपना अनुभव बना दिया है। आगे देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो गया और हम लोग पहुंच गए प्रश्नोत्तर से। ये क्वेश्चन जो दिए हैं इनको आप लोग पढ़िए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, पढ़ने से क्या होता है ना, देखिए आदमी सोचता है ना कि यार ये क्यों पढ़े, मुझे तो सब आता है। ऐसा नहीं होता। इनसे क्या होता है, रिवीजन होता है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। कोई भी इतना बड़ा विद्वान नहीं है कि एक बार पढ़ ले और सब रट जाए, नहीं भाई। इसलिए इसको आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जाइए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्दी हम लोग जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है शायद मैं कल से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। थोड़ा मुझे खांसी की समस्या है, जैसे ठीक होती है ना मैं आप लोगों के लिए जियोग्राफी और पॉलिटी ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, अरे यार मैं नहीं बोलूँगा, आपको अच्छी लगे तो खुद यार समझदार है, आप लोगों को पता है कि हाँ शेयर करना है कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना है कर लीजिएगा, नहीं करना है मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।